हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील वाला मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 1.1। उसके विषय में कुछ बेसिक्स चीजें हैं उनको देखेंगे लोग, और साथ साथ में प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को करेंगे लोग। ठीक है, चलिए। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले ये कुछ 9th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ रखा था उसके बारे में बस केवल थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे लोग, थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेंगे लोग। ठीक है, पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। सबको मालूम है प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं लोग? गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसको संकेत में हम लोग n लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे किसी प्रश्न में n लिखा हुआ दिखाई दे तो वहां पे हम लोग को क्या समझना है कि वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n लिखते हैं। दूसरा आगे पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में W लिखा हुआ दिखाई दे तो उससे हम लोग को क्या समझना है कि वो पूर्ण संख्या के बारे में बोल रहा है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे लोग पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलेंगे। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? सभी नकारात्मक संख्याएं, सभी नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और साथ में सभी धनात्मक संख्याएं, सभी पॉजिटिव नंबर्स। यानी कि इसका अगर परिभाषा में जाइएगा लोग तो परिभाषा बोलता है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने से जो ग्रुप बनता है, जो समूह बनता है, उस समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी संख्याएं हम लोग लिख दिए उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। जैसे -10, -5, -2, -1, 0 1 2 3 4 इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको पूर्णांक संख्याएं बोल रहे हैं तो ये जितने भी माइनस वाले हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इनको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो जितने भी धनात्मक वाले हैं इनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, अगर यहां पे हम केवल लिख दिए 5 तो ये 5 हम लोग का प्राकृतिक संख्या भी होगा, ये 5 हम लोग का पूर्ण संख्या भी होगा, और ये 5 हम लोग का पूर्णांक संख्या भी होगा। ठीक है, ये सबको मालूम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए 5 जो है प्राकृतिक संख्या में भी आएगा, 5 जो है वो पूर्ण संख्या में भी आएगा, और 5 जो है वो पूर्णांक संख्या में भी आएगा। लेकिन अगर वहीं हम यहाँ पे लिख दिए -5 तो ये -5 केवल और केवल हम लोग का क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। यहां तक अभी जहां तक हम लोग पढ़े लोग, ये जो -5 है ये केवल पूर्णांक कहलाएगा, यानी केवल -5 जो है वो पूर्णांक में आ रहा है, पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, और फिर प्राकृतिक संख्या में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या समझ में आ गया, पूर्णांक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे? तो जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या बोलते हैं, ये भी मालूम है। विषम संख्या किसको बोलेंगे? तो जो संख्याओं में 2 से विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जिनको 2 से भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल कितना बच जाता हो? 1 बच जाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। आगे वाले में क्या बोल रहा है? बोल रहा है गुणांक या अपवर्तक। यहां आप समझिएगा, ये गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी संख्या का गुणांक बोल दिया तो दूसरा कुछ नहीं करना है, बस उसके पहाड़े को लिख देना है। जैसे 2 का गुणांक बोल दिया तो 2, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26। मतलब ये ऐसे ही क्या होता रहेगा? चलते चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणांक या अपवर्त या इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही 3 का कोई बोले तो 3 का बस पहाड़ा लिख देना है, 4 का बोला जाए तो 4 का पहाड़ा लिख देना है, 10 का बोला जाए तो 10 का पहाड़ा लिख देना है। बस वही क्या हो जाएगा? हम लोग का अपवर्त या गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणांक होता है, जैसे 2 का सबसे छोटा गुणांक यहाँ पे क्या निकल के आया? 2। 3 का सबसे छोटा गुणांक क्या निकल के आया? 3। तो किसी भी संख्या का सबसे जो छोटा गुणांक होता है वो संख्या खुद ही होती है। जैसे कोई एक संख्या a है तो a का सबसे छोटा गुणांक क्या हो जाएगा? a ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर यहां पे हम ले लिए 4882, तो इसका सबसे छोटा गुणांक क्या होगा? 4882 ही होगा। ठीक है, उसके बाद से ना इसका पहाड़ा लिखेंगे लोग। जैसे 16 का पहाड़ा लिखते हैं तो 16 एकम 16, फिर 16 दूना 32, फिर 16 तीन 48, ऐसे करके लिखते जाते हैं लोग। तो यहाँ पे 16 का सबसे छोटा गुणांक क्या निकल के आ रहा है? 16 ही निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे लोग कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणांक क्या होता है? वो संख्या खुद होती है। और सबसे बड़ा गुणांक बताया जा सकता है क्या? यहाँ पे आप 26 बोलिएगा तो 26 के बाद 28 आ जाएगा। आप मान लीजिए आप 60 बोले तो 60 के बाद 62 आ जाएगा। तो सबसे छोटा गुणांक होता है वही संख्या, लेकिन सबसे बड़ा गुणांक नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये अनंत तक जाता है। ठीक है, गुणांक समझ में आ गया।
अब आगे देखते हैं लोग गुणनखंड या अपवर्तक। ये थोड़ा जरूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग को समझना है। अब ये गुणांक तो देख लीजिए, अब ये गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है। देखिए पहले तो इसको इंग्लिश में इसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, जो आप लोग फैक्टर फैक्टर सोचते हैं लोग, अभाज्य गुणनखंड सुनते हैं लोग, तो वो यही होता है, गुणनखंड ही होता है। अब ये अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, अभी आगे देखेंगे लोग। पहले समझ लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड शब्द में अभाज्य भी है और गुणनखंड भी है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कोई भी आप संख्या तो आपके पास है। अब आप लोग को देखना है कि वो संख्या, यहाँ पे हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे थे लोग, तो यहाँ पे देखना है हम लोग को ये जो संख्या है वो किससे किससे कट जाने वाली है, किससे किससे कटेगी, विभाजित होगी। तो 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, साथ में 6 3 18, 6 से विभाजित हो जाएगी, प्लस में 9 दूना 18, 9 से विभाजित हो जाएगी, और उसके साथ साथ 18 से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये जो 18 है वो 1 2 3 6 9 और 18 से विभाजित हो जाएगी। तो इन सभी को, ये जिससे जिससे विभाजित हो जा रहे हैं, इन्हीं सभी को हम बोलते हैं गुणनखंड या अपवर्तक या गुणांक। ठीक है, गुणनखंड, अपवर्तक, या इसी को हम लोग बोलते हैं लोग फैक्टर। ठीक है, समझ में है। यानी कि अगर कोई बोल दे 4 का गुणनखंड कीजिए, तो इसका मतलब हमको क्या लिखना है, हमको उन सभी संख्याओं को लिखना है जिन सभी संख्याओं से ये जो 4 है वो विभाजित है। तो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, और साथ साथ में 4 से विभाजित है। इसके अलावा कोई भी और ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को विभाजित कर दे। तो इसलिए 4 का गुणनखंड जो है वो क्या हो जाएगा, 1 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग 2 का गुणनखंड निकाले, 2 का गुणनखंड, तो क्या होगा, 2 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, तो 1 और 2, 2 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। 3 का गुणनखंड निकाले तो 3 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, तो 3 का गुणनखंड 1 और 3 हो जाएगा। 5 का गुणनखंड निकाले तो 5 भी 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, तो इसलिए 5 को भी क्या बोल देंगे, 5 1 और 5 से क्या हो जाता है, 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 1 से और 5 दोनों से विभाजित होगा, तो इसीलिए 1 और 5 जो है वो 5 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, बेसिकली वे किसी का भी अगर गुणनखंड पूछा गया तो वो संख्या किससे किससे विभाजित है, वहीं उस संख्या का क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहां पे दिख रहे हैं तो 4 जो है, 4 का गुणनखंड 3 संख्याएं निकली है, यानी कि 4 जो है वो 3 संख्याओं से विभाजित है। 18 जो है वो 3 3 6 संख्याओं से विभाजित है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है वो 2 ही संख्या से विभाजित है, 3 है 2 ही संख्या से विभाजित है, 5 है 2 ही संख्या से विभाजित है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि कुछ संख्याएं जो है वो केवल 2 ही संख्या से विभाजित हो रही हैं, और कुछ संख्याएं जो है वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, तो जो संख्याएं केवल 2 संख्या से विभाजित हो रही हैं, यानी कि जिनके गुणनखंड की संख्या 2 है, उनको बोल देते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्याएं। और जिनका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, यानी कि जो 2 संख्याओं के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित हो जा रही हैं, उनको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं। उनको हम लोग बोल देते हैं लोग, उनको क्या बोल दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है भाज्य संख्याएं। ठीक है, उनको बोला जाता है भाज्य संख्याएं। समझ में आया यहाँ पे। यानी कि वैसे संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कितनी हो, मात्र 2 हो, तो उनको बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। और वैसे संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, तो उनको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे अगले वाले पेज पे देखते हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या वहां पे समझे लो। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे 5 है, तो 5 किससे किससे विभाजित है, 1 से और केवल 5 से विभाजित है। तो इसलिए ये जो 1 और 5 से विभाजित है, यानी कि इसके अभाज्य जो संख्या है, ये जो अपवर्तक है वो केवल 2 ही अपवर्तक है, गुणनखंड इसके 2 ही गुणनखंड निकल रहे हैं, 1 और 5। तो इस वजह से ये जो 5 है वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। वैसे ही अगर देखते हैं 11, तो 11 क्या होगा, 1 और 11 से केवल विभाजित होगा, इसके भी अपवर्तक कितने हैं, 2 ही हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब 1 से लेके 50 तक के बीच में टोटल अभाज्य जो संख्याएं हैं वो 15 है, और 50 से लेके 100 तक के बीच में जो टोटल अभाज्य संख्याएं हैं वो 10 है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 1 से लेके 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 25। ठीक है, ये बस ऐसे ही आप लोग को याद रखना है। अच्छा, अब देखते हैं ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, क्या एक अभाज्य संख्या है, एक देखे तो एक केवल 1 से विभाजित होता है, यानी कि इसका एक ही अपवर्तक है, एक ही गुणांक है, जबकि हम लोगों को कम से कम कितने गुणांक चाहिए, 2 गुणांक चाहिए, मात्र 2 ही गुणांक चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से अधिक, जबकि यहाँ पे एक ही गुणांक निकल के आ रहा है, तो ये हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं कहलाता।
ठीक है। अच्छा, भाज्य संख्या हम लोग अभी पीछे देखे लोग कि वे संख्याएं जिनमें क्या होती हैं, जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। जैसे 4 में देख रहे हैं तो 1 2 4, यानी कि यहाँ पे 3 अपवर्तक हैं, इसके 3 गुणनखंड है, तो ये हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा। वैसे ही 6 में देखें तो 6 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से और 6 से, यानी कि इसको 6 को काटने वाली, विभाजित करने वाली संख्याएं 4 है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग 8 देखें तो 8 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी, मतलब इसके अपवर्तक, इसके गुणनखंड क्या निकल के आ रहे हैं, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, यानी कि 2 संख्या ये, 2 संख्या ये, 4 संख्या है, तो ये भी हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं लोग, 2 को बोलते हैं लोग। तो 2 ध्यान रखिएगा, 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो है 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो है 3। वैसे यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो है 4। ठीक है, और ये सम संख्या भी है, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन हो गई, तो हो गई 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो देखिएगा 6 8 8 के बाद क्या आता है, 9। 9 को लेंगे तो क्या आएगा, 1 3 फिर 9, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, 9। ठीक है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 और विषम भाज्य संख्या 9। ठीक है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ गया। बस क्या ध्यान रखना है कि जो संख्या, मतलब जैसे ये 5 है तो 1 और 5 बस इसी दोनों से कट रहा है, तो वो अभाज्य संख्या है। और जो संख्या किसी के पहाड़े में आ जा रहा है तो वो भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 4 2 के पहाड़े में आ जाता है तो 4 भाज्य संख्या है। 5 जो है वो केवल 5 के ही पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, तो वो अभाज्य संख्या है। वैसे ही 13 जो है वो केवल 13 के ही पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, तो वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे भी करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 48, तो 48 6 के भी पहाड़ा में आता है, 12 के भी पहाड़ा में आता है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, वहीं दे दिया अगर 47, तो 47 किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब 47 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब बढ़ते हैं लोग आगे, असहभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या। देखिएगा, कोई भी आप दो संख्या ले लीजिए, कोई भी दो संख्या, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं को एक पास लिख लीजिए। अब ये दोनों संख्याएं जो है, ये दोनों संख्याएं जो है, क्या आपस में कट रही हैं? दोनों संख्याएं किसी एक से कट रही हैं, किसी भी संख्या से कट रही हैं क्या? नहीं कट रही है। लेकिन देखिए, ये 8 2 से कट जा रहा है, लेकिन 9 जो है वो 2 से नहीं कट रहा है। मतलब किसी एक संख्या से ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो ये कहलाएंगी असहभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या। अगर परिभाषा का बात किया जाए तो परिभाषा ये होता है, ये कहता है कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसौ एक हो, जिसका मौसौ एक हो। ठीक है, मौसौ एक हो का मतलब क्या हो, कि वो दोनों संख्याएं एक से ही कटे और एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से वो दोनों संख्याएं ना कटे। जैसे 17 और 15 है, तो 17 और 15 किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही है, केवल एक से कट रही है। अच्छा, वैसे ही 5 और 7 दे दिए, तो ये भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही है, एक से ही कट रही है। अच्छा, वहीं 2 और 3 दे दिए, तो ये भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही है, एक ही से कट रही है। अगर वहीं पे हम लिख दिए 4 और 6, तो ये 4 दिख रहा है, तो 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा। तो मतलब एक ही संख्या से ये दोनों संख्याएं कट जा रही है, तो ये हम लोग का सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, जबकि ये सारी संख्याएं किसी भी संख्या से नहीं कट रही हैं एक के अलावे, तो ये हमारी कहला जाएंगी असहभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दिए 4 और 5, तो ये भी एक संख्या से नहीं कटेगा, दोनों का दोनों, तो मतलब इसको भी हम लोग बोलेंगे लोग सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, दूसरा चीज यहां पे ये समझ लीजिएगा कि लगातार आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे 1 2 लिख लीजिए, ये भी असहभाज्य संख्या है। 2 3 लिख लीजिए, ये भी असहभाज्य संख्या है। 3 4 लिख लीजिए, ये भी असहभाज्य संख्या है। 5 6 लिख लीजिए, ये भी असहभाज्य संख्या है। 10 11 लिख लीजिए, ये भी असहभाज्य संख्या है। 17 18 लिख लीजिए, ये भी असहभाज्य संख्या है। यानी कि लगातार आप कोई भी लगातार दो संख्याओं को ले लीजिए, तो वो हमेशा ही क्या होंगी, असहभाज्य संख्याएं होंगी या सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब हम लोग को देखना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग जानते हैं, लोग 9th क्लास में पढ़े हैं लोग कि P बट्टा Q के रूप में जितनी भी संख्याओं को लिखा जा सकता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां पे Q जो है वो बराबर नहीं होता है 0 के, उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 3/5 लिखा है तो ये परिमेय संख्या, माइनस का 2/10 लिखा है ये भी परिमेय संख्या, 17/18 लिखा है ये भी परिमेय संख्या, 1/19 लिखा है ये भी परिमेय संख्या, या फिर केवल 5 लिखा है तो भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। या माइनस का 10 लिखा है तो भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, दशमलव देख लेते हैं, दशमलव परिमेय संख्या कैसी होती है। तो अगर कहीं पे लिख दिया 1.53 तो ये भी परिमेय संख्या। देखिएगा यहाँ पे 1 दशमलव के बाद ये जो संख्याएं हैं वो रुक गई हैं, बंद हो गई हैं, अब आने वाली नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या। और 1 दशमलव कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये 7 7 7 7 7 7, मतलब यहां से 7 7 बार बार आ रहा है, तो ये भी परिमेय संख्याएं होंगी, यानी कि एक ही संख्या बार बार आ रही है। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे 48.356 और यहाँ पे 356 के ऊपर लगा दिया बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 356 356 356 बार बार आएगा, यानी कि इसी संख्या को ऐसे भी लिखा जा सकता है 48.356, फिर इसके बाद 356, फिर इसके बाद 356, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहां पर भी एक ही तरह की संख्याएं बार बार आ रही हैं, तो यानी कि ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि दशमलव में परिमेय संख्या कौन कौन संख्या हो जाएंगी? तो या तो वो दशमलव के बाद आना बंद कर दे, रुक जाए कहीं ना कहीं जाके, या फिर अगर आ भी रही हैं, लगातार आ भी रही हैं, तो वो एक ही प्रकार की संख्या बार बार आनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आया? तो बट्टा वाले में P बट्टा Q के रूप में जिसको लिख दे वो परिमेय संख्या, दशमलव में जो दशमलव के बाद रुक जाए या लगातार एक ही प्रकार की संख्या आने लगे तो परिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जिसको P बट्टा Q के रूप में, क्या जिसको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, हम लोग तो 9th क्लास में यही पढ़े हैं लोग, नहीं लिखा जा सके। तो देखिएगा जब P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये तो परिभाषा बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, लोग क्या पहचानेंगे, लोग कैसे, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो बस सिंपल इतना ध्यान में रखना कि अगर कोई भी संख्या रूट में लिख दी गई है और वो उसका वर्गमूल बाहर नहीं निकल पा रहा है, मतलब रूट से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √2, √3, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वहीं पे √4 को देखें तो √4 का वर्गमूल निकल जाता है, क्या निकलता है? 2। √4 रहता है तो बाहर क्या निकलता है? 2 निकलता है, क्योंकि 2 दूना 4, 2 निकल जाता है। तो ये जो √4 है वो हम लोग के लिए अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लिख दें यहाँ पे √17 तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर में 19 ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर में 21 ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब ये तो हो गया ऐसे। अब दशमलव में देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या दशमलव में कौन होती है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिए 3.2 0 1 7 9 8 9 1 2 3 5 6 0 0 1 7 8 2 3, मतलब अब यहाँ पे ये कंटिन्यू आते जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये रुका भी नहीं और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही प्रकार की संख्या बार बार आ रही है। यहाँ पे सब संख्याएं क्या हो रही हैं? अलग 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 संख्याएं आ रही हैं, यानी कि अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी ये हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो इसको हम लोग दशमलव में बोलेंगे अपरिमेय संख्या। दशमलव में इस तरीके की संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं लोग। अब थोड़ा सा देख लेते हैं लोग कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ज्यादा नहीं, एकदम बेसिक सा। देखिए ये वास्तविक संख्या हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या जैसे यहाँ पे √2 दे दिया, अब आपको प्लस करना है, यहाँ पे दे दिया √3, तो इस तरीके की संख्या नहीं बन सकती है। हमेशा एक अपरिमेय संख्या को आप लोग x और y यानी कि चर की तरह बिहेव कराइएगा। ठीक है, जैसे ये एक अपरिमेय संख्या √2 है तो ये एक अलग अपरिमेय संख्या है तो इसको एक अलग चर कर लीजिएगा। ये एक अलग अपरिमेय संख्या है तो इसको एक अलग चर कर लीजिएगा। तो x प्लस y कभी निकलता है क्या? आपस में जोड़ के 2x 3x कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, तो ये कभी नहीं जुटेंगे। लेकिन अगर वही यहाँ पे हो जाए रूट में 2 प्लस आ जाए रूट अंडर में 2 तो यहाँ पे ये जुट जाएंगे, क्योंकि x ये भी प्लस में x ये भी, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? 2x बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी √2 और √2 मिलकर क्या बन जाएंगे? 2 √2
2 बन जाएंगे, यानी कि एक बार √2 यहाँ पे और एक बार √2 यहाँ पे, दोनों को जोड़ना है तो 1 और 1 मिलके 2 बन गया, और √2 है तो √2 बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे दिया हुआ है √5 प्लस का √5 तो ये भी मिलके बन जाएगा 2√5। वैसे ही अगर दिया हुआ है रूट अंडर में 25 प्लस में रूट अंडर में 5 तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 का 5 निकल जाएगा बाहर, और रूट अंडर में यहाँ पे प्लस का 5 है तो रूट में 5, तो 5 प्लस का √5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार अगर यहाँ पे दे दिया √125 प्लस में √5 तो ये क्या होगा, 125 में से तो केवल 25 निकलेगा, मतलब 125 को हम लोग लिख सकते हैं लोग 5 गुणा 5 गुणा 5, और यहाँ पे प्लस में √5 तो यहाँ से 2 5 के लिए 1 5 तो निकल गया बाहर, बाकी में बच गया 1 5 प्लस में √5, तो ये √5 और √5 फिर एक जैसा हो गया, तो यहाँ पे √5 के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 5 है तो 5 और 1 क्या बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 6√5। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं और इसी प्रकार घटाएंगे भी। ठीक है, एक जैसा रहेगा तभी वो घटेगा या जुटेगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं गुणा के रूप में, मतलब गुणा कैसे करते हैं। तो देखो गुणा में बहुत आसान है, गुणा में कुछ नहीं करना है, जैसे √5 गुणा √6 है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे गुणा करते हैं लोग वैसे ही गुणा करेंगे लोग, बस रूट में है तो रूट के अंदर गुणा कर लेंगे, तो 6 5 गुणे 6 इसको ऐसे लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 6 5 30 हो गया। वैसे ही रूट अगर 7 है, गुणा करना है रूट 8 में तो बस अंडर रूट का गुणा है तो 8 7 56 रूट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम होता है केवल जोड़ और घटाव में, तो जोड़ घटाव में आप लोग को बता दिए कि जब तक रूट वाला एक जैसा ना हो तब तक वो आपस में ना ही जुटेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, गुणा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणा में बस रूट के अंदर में है तो रूट वाले को रूट वाले से ही गुणा करेंगे। अब ये नहीं कि ये √7 गुणा यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 7 को रूट में 28 लिख दिए, नहीं ऐसा कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 4√7, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, गुणा के रूप में ऐसे अंदर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल √7 है, जो 7 है वही रूट के अंदर है, 4 रूट के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको आप रूट के अंदर नहीं भेज सकते हैं, ये रूट के बाहर ही रहेगा। तो रूट के बाहर रहेगा तो 4 और रूट में 7 है तो 7। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ऐसे आ जाए √7 गुणे √8 दोनों रूट के अंदर है तो दोनों को रूट के अंदर भेज के आप गुणा कर सकते हैं, तो रूट के अंदर भेजिएगा तो 7 8 56 हो जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जोड़ और घटाव प्लस में गुणा, भाग का भी यही हाल है, भाग भी ऐसा ही होता है, जैसे √2 बट्टा में √3 दे देता है तो हम लोग क्या करते हैं लोग हर का परिमेयकरण करते हैं लोग, तो ये √3 का हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 गुणा में √3। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, हर का परिमेयकरण करना आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो बता देते हैं। यहाँ पे देखिए हर का परिमेयकरण करने के लिए 2 तरीके से होता है। कैसे, तो एक √2 बट्टा में अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट अंडर में 5 दिया हुआ है, मतलब एक अकेली कोई भी संख्या यहाँ पे है जो कि रूट में है, कोई अपरिमेय संख्या एक अकेला है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं ऊपर भी गुणा कर देते हैं और उसी को नीचे भी गुणा कर देते हैं और यहाँ पे इसको बना लेते हैं हर का परिमेयकरण से। तो ये गुणा होगा तो रूट में 10 आ जाता है और नीचे √5 गुणे √5, 2 बार 5 आ गया रूट के अंदर तो 1 5 तो बाहर निकल जाता है, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है, अच्छा अब अगर दूसरा कोई संख्या हो जाए, जैसे यहाँ पे आ जाए 3 बट्टा में यहाँ पे आ जाए रूट अंडर में 3 प्लस में 2, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए इसको भी गुणा करते हैं, लेकिन किससे, जो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया है उसको बदल के, प्लस वाले को माइनस में करके माइनस वाले को प्लस में करके, तो यहाँ पे √3 माइनस का 2 और इधर भी √3 माइनस का 2। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 3 से इधर जाकर गुणा कर देगा, तो 3 यहाँ √3 में गुणा होगा, तो अभी बताएं बाहर वाला रूट में नहीं है तो रूट के अंदर नहीं जाएगा, तो ये 3 √3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब 3 और 2 का गुणा होगा 3 दूना बन जाएगा 6, फिर आएगा बट्टा में। यहां आप देखिएगा ये a प्लस में b और यहाँ पे a माइनस में b बन रहा है, तो मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b बन गया, तो a प्लस b इंटू a माइनस b हम लोग को क्या मालूम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b इंटू में जब a माइनस b रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हैं लोग, 9th क्लास में पढ़े होइएगा। तो वहीं से ये a प्लस में b गुणा a माइनस में b आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, a के जगह पे क्या है √3, तो ये बन जाता है √3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1 मिनट इसको इरेज करने दीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 6 और ये बट्टा में क्या आ जाएगा, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से
कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3, माइनस में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस का 6 बट्टा में माइनस का 1। ये माइनस ऊपर जाएगा तो इसके चिन्ह को बदल देगा, तो इसका मतलब जब इसके चिन्ह को बदल देगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3√3 और प्लस का 6 और इधर बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, इस तरीके से हर का परिमेयकरण होता है। चलिए, हर का परिमेयकरण भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी वास्तविक संख्या की तरफ। चलिए अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी पीछे जो भी संख्याओं के बारे में पढ़े हैं लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये जितनी भी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, गुणनखंड, ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, वे सभी संख्याएं ही वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर 3 लिख दिए तो भी ये वास्तविक संख्या है, माइनस का 5/7 लिख दिए ये भी वास्तविक संख्या है, 0 लिख दिए ये भी वास्तविक संख्या है, रूट में 5 लिख दिए ये भी वास्तविक संख्या है, 3.585 लिख दिए ये भी वास्तविक संख्या है, माइनस का 8/18 लिख दिए ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, केवल यहाँ पे इतना बड़ा संख्या लिख दिए ये भी वास्तविक संख्या है, यानी कि कुछ भी कोई भी संख्या हम लिख दिए वो क्या है, वास्तविक संख्याएं है। वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। हाँ, बस अगर कहीं पे आप लोग को दिखा हुआ मिल जाए कि रूट के अंदर में -5, रूट के अंदर अगर माइनस दिख गया तो ये हम लोग अभी तक पढ़े ही नहीं है, लोग जानते नहीं है लोग, और ना कभी यूज किए हैं लोग, ना कभी प्रयोग में आता है, तो इसीलिए इसको हम लोग वास्तविक संख्या नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, यानी कि ये हमारे कल्पनाओं में है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ये नहीं है। केवल कौन सी संख्या है, केवल रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो, नहीं तो इसके अलावा कोई भी संख्या लिखा हुआ मिल गया आपको तो वो वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, वास्तविक संख्या समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, जो हम लोग को 10th क्लास में स्पेशली पढ़ना है उसके विषय में। ठीक है, वो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोग का स्टार्टिंग होता है एक्सरसाइज का थ्योरी। ठीक है, देखिएगा, बोल रहा है यूक्लिड विभाजन, एक होता है प्रमेयिका और एक होता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये दोनों है क्या चीज, प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि बहुत पढ़ने के बावजूद भी नहीं समझ में आ पाता है कि प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है। तो जब इसके स्टेटमेंट पे जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एकदम आसान सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, प्रमेयिका सिंपली अभी भूल जाइए कि प्रमेयिका या एल्गोरिथम आप कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है 5वीं क्लास में जब थे लोग, या उससे भी पहले तीसरे दूसरे क्लास में थे लोग, तो हम लोगों ने भाग करना सीखा था। तो उस समय पर हम लोग भाग के क्वेश्चन को कैसे लिखते थे, कुछ ऐसे लिखते थे, जैसे अगर एक क्वेश्चन उदाहरण के लिए मैं ले लूं 17 ले लूं, तो कुछ ऐसे लिखते थे 17 भाग में 2, मतलब इसी को आगे चल के हम लोग कैसे लिखने लगे, 2 से भाग देना है 17 में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग आगे जब बढ़ गए तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं लोग 17, और ये भाग का मतलब होता है बट्टा, और बट्टा में लिखते हैं लोग 2। इसी चीज को अभी इस तरीके से लिखते हैं लोग। इसी चीज को हम लोग बचपन में ऐसे या फिर ऐसे लिखते थे लोग। तो जब ऐसे लिखते थे तो उसमें भाग करते थे, तो ये 2 8 16 गया हासिल, नीचे शेषफल बच गया 1, कुछ ऐसे लिखते थे। फिर उसके बाद से जब चौथी क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़े लोग, 5वें 6ठे तक गए लोग, तब वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था, क्या कि जो भाग का क्वेश्चन है उसमें जो होता है भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुणे में भागफल, ठीक है, और प्लस में शेष। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, प्लस में शेष ये होता है। ठीक है, जिसमें से हम लोग ये बीच वाला जो है, बीच वाला, इसको हम लोग बोलते थे भाज्य। अच्छा, ये जो यहां वाला है जिससे हम लोग भाग देते थे लोग, उसको हम लोग बोलते थे लोग भाजक। और ये जो यहां जो आंसर में आता था उसको हम लोग बोलते थे भागफल। उसके बाद से ये जो नीचे बच जाता था कुछ, उसको हम लोग बोलते थे लोग शेष या शेषफल। यही होता था, उसी को हम लोग ऐसे लिखते थे लोग। तो बस इसी फॉर्मूले को, इसी चीज को यहां पे प्रमेयिका नाम दे दिया गया है, और केवल बदल दिया गया है। ये जो भाजक है इसको, ये जो भाजक है इसको b बना दिया गया है, ये जो भाज्य है इसको a बना दिया गया है, और ये जो भागफल है इसको q, और ये जो शेषफल है इसको r। यानी कि भाज्य के जगह पर a बराबर भाजक के जगह पर b गुणा भागफल के जगह पर q
प्लस शेषफल के जगह पर आर कर दिया गया है। दूसरा कुछ नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बस इसी को बोला जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। यही हम लोग का है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा कुछ नहीं। देखिए सिंपल किया क्या गया है, जो पांचवें छठे में हम लोग भाग का प्रश्न पढ़ते थे लोग, उसी भाग के फॉर्मूले को ही बस यहाँ पे नाम बदल दिया गया है। भाज्य को ए बता दिया गया है, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर बता दिया गया है। उसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझ में आ गया प्रमेय का? प्रमेय का समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पे जो है एक कंडीशन लगाया जाता है। कंडीशन क्या लगाया जाता है? वो आर के वैल्यू के लिए लगाया जाता है कि जो आर का वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से जो है वो छोटा होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ये भी भाग से ही आएगा। देखिए यहाँ पे भाग अभी यहाँ पे दिए लोग, तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा, जो कि 0 से बड़ा है। आगे देख लेते हैं, एक और भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं 18 में, तो 3 छके क्या आएगा? 18 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। तो शेषफल तो या तो 0 आ रहा है, नहीं तो शेषफल 0 से बड़ा आ रहा है। क्या 0 से छोटा हो रहा है क्या शेषफल? कभी छोटा होगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल जो है वो या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। वही चीज यहाँ पे दिया है, जो शेषफल आर है वो या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। अब दूसरा ये बी का क्या लोचा है, तो देखिए खुद हम लोग यहां वाले को बी बोल रहे हैं लोग। अच्छा, और यहाँ नीचे वाले को आर बोल रहे हैं। तो जरा खुद से सोचिए, ये अगर 3 से हम 18 में भाग दें और कुछ ऐसे भाग दे, 3 चौको 12 ऐसे करके भाग दे, तो नीचे क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो क्या ये भाग जो हम लोग किए हैं लोग वो सही किए हैं लोग क्या? ऑफ कोर्स आप लोग को मालूम है नहीं सही किए हैं लोग, ये गलत भाग है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का जो मान है, यहाँ ये जो 6 आया है वो इस वाले मान से ज्यादा आया है, इस वाले मान से ज्यादा आया है। ठीक है, तो मतलब ये भाग हम लोग सही किए हैं लोग? नहीं किए हैं लोग। यानी कि यहाँ जो भी रहेगा उससे हमेशा यहाँ पे क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, नहीं तो अभी फिर भाग लग जाएगा, 3 दूना 6 लगेगा फिर, और फिर कटेगा फिर। तो ये हम लोग भाग क्या हो जा रहा है? गलत आ जा रहा है। और सही भाग कब होगा? जब यहाँ पे जो भी मान रहता है उससे ये जो शेषफल है वो क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। तो मतलब ये जो बी है और यहाँ पे जो आर हम बोले थे, तो बी जो है, ये जो आर है वो आर हमेशा क्या आना चाहिए? बी से कम आना चाहिए। यानी कि यहाँ वाला जो मान रहेगा उससे हमेशा शेषफल कम ही आना चाहिए। बस इसी बात को तो हम लोग 5वें छठे में पढ़े थे लोग, भाग कर करके देख रहे थे लोग, बस वहां पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे। अब यहीं पे उसी बात को ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर महाशय बोल दिया गया, और बोल दिया गया कि ये बाबू प्रमेयिका है। इंग्लिश में इसको लेमा बोलते हैं। आप पढ़ते रहिए, माथा पकड़ते रहिए और माथा पटकते रहिए, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये कंडीशन भी समझ में आ गया, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या चीज है ये भी समझ में आ गया। और इसी एक चीज को हम लोग बोलते हैं लोग क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस नाम में ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये विभाजन वाला ही तो सूत्र है, बस उसको आज यहाँ पे प्रमेयिका के रूप में पढ़ रहे हैं लोग। स्टैंडर्ड बढ़ गया, 10th क्लास में चले गए तो 10th के लेवल के मुताबिक पढ़ रहे हैं, टफ लैंग्वेज में, दूसरा कुछ नहीं है। तो वही चीज समझ में आ गया यूक्लिड। तो ये समझ में आ गया प्रमेयिका क्या है। बहुत ही एकदम सिंपल आसान भाषा में जो भाग करते हैं लोग, जो भाग के विधि में हम लोग पढ़े थे लोग, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, बस उसी चीज को यहाँ पे भाज्य को ए नाम दे दिया गया है, भाजक को बी नाम दे दिया गया है, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। ठीक है, और ये वाला कंडीशन भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब ये एल्गोरिथम क्या चीज है? तो एल्गोरिथम कुछ नहीं है भाई। जैसे यहाँ पे ये हम लोगों ने प्रमेयिका देखा है ना, तो ये तो एक बार लिखाया है तो ये प्रमेयिका हो गया। अब इसी एक चीज को अगर हम बार बार एक ऑर्डर में लिख देना, एक क्रम में लिख देना, 2 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, तो वही हम लोग का एल्गोरिथम कहला जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक बार हमको जरूरत पड़ा ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, तो हमने लिख दिया। फिर उसी प्रश्न के अंदर एक बार और जरूरत पड़ा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर लिख दिया। फिर उसी प्रश्न में एक बार और जरूरत पड़ा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर उसको लिख दिया। तो यहाँ पे एक ही चीज को, यानी कि ये जो प्रमेयिका हम लोगों ने अभी समझा सीखा, उसी प्रमेयिका को अगर यहाँ पे हम एक से अधिक बार लगातार लिख देते हैं एक ही प्रश्न को हल करते वक्त, तो यही चीज हम लोग का कहला जाता है एल्गोरिथम। बस दूसरा कुछ नहीं है। प्रमेयिका एक बार लिखें तो प्रमेयिका, एक से ज्यादा बार लिख दिए उसी प्रश्न के अंदर तो एल्गोरिथम।
ठीक है। और ये लिखेंगे लोग, अभी आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये हम लोग एक ही प्रश्न के अंदर एक से ज्यादा बार कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे लोग, अभी लिखेंगे लोग, अभी देखिए। और ये यूज कहां होगा, तो ये यूज होगा मौसों में। कैसे, तो याद कीजिए बचपन में हम लोग मौसों कैसे निकालते थे। जैसे अगर मैं आप लोग को एक प्रश्न दे दूं कि 3 और 5 का मौसों निकालिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन देते हैं 3 और 5 का मौसों निकालिए, तो कैसे निकालते थे लोग, 3 से भाग करते थे 5 में, सबसे छोटे वाले से भाग करते थे बड़े वाले में, 3 एकम 3 जाता था, फिर नीचे 2 बच जाता था, फिर जो नीचे बच जाता था उससे फिर भाग करते थे, किसमें, जो पहले से भाग दिए थे, जो पहले से भाग में जा रहा था, यानी कि 3 से 3 में फिर भाग करते थे, जो नीचे शेषफल बचता था उसमें, तो 2 एकम 2, फिर नीचे बच गया 1, और फिर इस जो नीचे शेषफल बचा है फिर उससे भाग करेंगे, किसमें, यहाँ पे 2 वाले से भाग करते थे लोग, तो फिर 1 दूनी 2 कट जाता था और नीचे शेषफल 0 आ जाता था। तो यहां पे भाग हम लोग कितने बार किए, एक बार तो यहां पे भाग किए, फिर दूसरी बार यहां पे भाग किए, ठीक है, देख रहे हैं लोग ना, फिर तीसरी बार यहां पे भाग किए, देख रहे हैं लोग ना। तो यहां पे एक ही क्वेश्चन के अंदर जब मौसों निकालते थे लोग, तो एक ही प्रश्न के अंदर हम लोग 3 बार 4 बार भाग करते थे लोग, और यहां भी हम लोग कितना बार, 3 बार भाग किए हैं लोग। और भाग वाले प्रश्न में एक बार भाग किए तो मतलब एक बार ये वाला फॉर्मूला लगता था। अब यहां पे जब 3 बार भाग किए हैं तो कितना बार फॉर्मूला लगेगा, 3 बार लगेगा, और 3 बार लगा, एक बार लगा तो प्रमेय का, 3 बार लग गया तो एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे लोग, तो यहां पे अगर देखें तो हम लोग को मालूम है प्रमेय का क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, और हम लोग को ये भी जानते हैं लोग बीच वाले को a बोलते हैं, इधर साइड वाले को b, जो यहाँ पे भागफल में आता है उसको बोलते हैं q, और जो नीचे शेषफल बचता है उसको बोलते हैं r। तो बस उसी के आधार पे लिख देंगे इसको मेरे यार, दूसरा कुछ नहीं होगा। a की जगह पे कितना 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिए, बराबर में b की जगह पे कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर q के जगह पे कितना आया था 1 आया है तो यहाँ पे q की जगह पे लिख दिए 1। अरे ये कहां से आ गया भाई, हट जा, q की जगह पे 1 आया तो 1 लिख दिए, प्लस में r की जगह पे नीचे कितना 3 बचा है, अरे भैया क्या बचा है, हाँ 2 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि बी क्यू, तो बी क्यू यहाँ पे देखिए भाज्य गुणे भागफल होता था, तो यहाँ पे बीच में किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो बस ये एक बार लिखे, फिर इसी चीज में इसी प्रश्न के अंदर फिर दोबारा भी यहाँ पे शुरू हुआ। अब क्या है, अब क्या है, a की जगह पर है 3 तो a की जगह पर लिख दिए 3, बराबर b की जगह पर है 2 तो b की जगह पर लिख दिए 2, गुणा में q की जगह पर है 1 तो q की जगह पर लिखे 1, प्लस में शेषफल की जगह पर भी है 1 तो शेषफल की जगह पर भी लिख दिए 1। लेकिन अभी भी ये पूरा क्वेश्चन नहीं बना, एक बार और भाग दिए हैं तो फिर से लिखेंगे। अब क्या है, अब a की जगह पर है 2 तो यहाँ पे a की जगह पर लिखेंगे 2, बराबर b की जगह पर कितना आया है 1 तो b की जगह पर लिखेंगे 1, गुणा में q की जगह पर कितना आया है 2 आया है तो q की जगह पर लिखेंगे 2, प्लस में शेषफल यानी कि r की जगह पर कितना आ गया है 0 तो शेषफल r की जगह पर लिख देंगे 0। तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो प्रमेयिका है इसको हम लोगों ने 1 2 3 बार उपयोग में लिया एक प्रश्न को दिखाने के लिए, हल करने के लिए। तो यही हम लोग का क्या कहला जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और ये हम लोग क्यों लिए हैं लोग, कहां पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं लोग, ये एल्गोरिथम कहां पे आ पा रहा है, तो एचसीएफ निकालने में। अब बचपन में हम लोग ऐसे करते थे लोग, तो जैसे ही शेषफल 0 आता था वैसे ही यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो संख्या है उसको हम लोग क्या बोलते थे, भाई ये यही मौसो है, यही एचसीएफ है बोलते थे लोग। तो यहां पर हम लोग यही प्रक्रिया, भाग वाली प्रक्रिया कब तक करते जाते थे, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और यही चीज हम लोग अब इतना लंबे प्रोसेस को करेंगे, जबकि लिखेंगे, लिखने का तरीका बस केवल बदल देंगे, लिखेंगे इतने छोटे प्रोसेस में, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ या मौसो को ज्ञात करना। अब यहां पे जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो हम लोग का मौसो क्या हो जाएगा, यहां जो ये b वाला जो मान है, जो भाजक है, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, मौसो, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इस पे एक उदाहरण करते हैं लोग, तब आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं लोग। देखिए क्या बोल रहा है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम लोग पहले ले लेंगे लोग, यहाँ पे 135 बचपन वाले तरीके से 135 से भाग कर देंगे 225 में, क्योंकि हम लोग को मालूम है जो सबसे छोटा होता है उससे भाग करते हैं लोग बड़े वाले में, तो सबसे छोटा 135 था और 225 में, तो अब भाग करेंगे लोग। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आ जाता है बच्चों को
कि पता ही नहीं चलता है कि भाई 135 का तो पहाड़ा याद ही नहीं है, कितना बार में कटेगा, कैसे लाएं 135 का पहाड़ा, कहां से लाएं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक आप लोग को ले लेना है। अब वो जो 3 अंक आपने लिया है उसको पहले ये ध्यान दीजिए कि ये जो 135 लिया है और यहाँ पे जो 3 अंक में संख्या लिया है, क्या ये 3 अंक की संख्या, यहाँ वाली 3 अंक की संख्या यहाँ वाली संख्या से ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि ज्यादा होगी तभी तो भाग लगेगा। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है तभी तो भाग लग पाएगा। अगर ऐसे ले ले 5 और यहाँ पे 2, तो यहाँ भी 1 अंक यहाँ भी 1 अंक, लेकिन यहाँ पे तो असंख्या हो गया छोटा, तो इस 5 से तो 2 में भाग नहीं लगेगा ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को कि यहाँ पे अगर आपने एक 3 अंक कोई भी संख्या आपने 3 अंक की ली है तो यहाँ भी कोई भी संख्या 3 अंक की लीजिए, लेकिन देखिए कि जो आपने यहाँ पे संख्या ले रखी है क्या वो यहाँ वाली संख्या से अधिक है, मतलब भाग लगने लायक है कि नहीं है। अगर लगने लायक है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर इसमें एक और संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहां देख रहे हैं लोग, यहाँ भी 3 अंक तो यहाँ भी 3 अंक, 3 अंक ले लिए, तो इधर में ये जो संख्या है वो बड़ी संख्या यानी कि इस वाली संख्या से 135 से 225 में भाग लग जाने वाला है। तो अब कितना बार में भाग दें, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे लोग। 3 अंक का 135 का पहाड़ा नहीं याद है तो सिंपली 1 अंक को भूल जाओ ना, 5 को भूल जाओ, तो इधर भी 1 अंक को भूल जाओ, तो यहाँ पे बच गया 13, यहाँ पे बच गया 22। अब 13 का तो पहाड़ा याद है, 13 का पहाड़ा से भाग कर दो, 13 का पहाड़ा कितना से भाग जाएगा 22 में, तो 13 दूना तो 26 हो जाएगा। इसका मतलब 13 एकम 13 एक बार में ही जा पा रहा है, तो सिंपली उस 1 से गुणा कर दो और लिख दो, तो 135 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा 135 ही आएगा। अब इसमें शेषफल जो बचा उसको लिख देंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, हाथ से लेके ये बन जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो बन जाएगा 9 और ये पूरा का पूरा जाएगा कट। तो अब क्या हो जाएगा 90 शेषफल बचा, तो मौसम निकालना है, तो फिर कैसे करेंगे लोग, फिर इस 90 को बनाएंगे भाजक और जो पहले से भाजक है उसको बनाएंगे भाज्य यानी कि 135। अब फिर 90 से इसमें करेंगे, तो यहाँ पे 2 अंक लिए तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे, तो यहाँ पे 2 अंक ले रहे हैं तो ये 13 बन रहा है, ये 90 हो जा रहा है, तो भाग लग पाएगा क्या, नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग 3 अंक। अब 3 अंक में यहाँ पे हम लोग को 90 का पढ़ा नहीं याद है, तो कौन बोला है 90 का याद करने के लिए भूल जाओ 0 को, तो यहाँ भी 1 अंक भूल जाएंगे लोग, बच गया 9, इधर बच गया 13, तो कितना बार में 9 दूना तो 18 हो जाएगा, तो मतलब कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ पे 1 और 90 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90 का 90 ही आएगा। तो अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 13 में से 9 घटेगा तो 4, 45। अब फिर क्या बनाएंगे, जो शेषफल आया उसको बना देंगे भाजक और जो पहले से भाजक था उसको ला देंगे इधर बीच में बना के भाज्य और फिर इसको देंगे भाग, देते हैं भाग। तो 45 का तो याद ही है, अगर नहीं याद है तो फिर वही प्रक्रिया अपना लीजिएगा लोग। ठीक है, नहीं याद है तो फिर वही प्रक्रिया, 2 अंक यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे, तो मतलब बड़ा है तो भाग लग से जाने वाला है, तो भाग लगाते हैं। 45 का नहीं याद है तो 1 अंक भूल गए 5 को, तो इधर भी 1 अंक भूल गए 0 को, बच गया 4, इधर बच गया 9, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मतलब 2 बार में जा पा रहा है। तो सिंपली 45 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10 का 0, हाथ से ले 4 दूना 8 1 9, यानी कि 45 दूना 90 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 90 और ये पूरा कट छट के शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो जैसे ही शेषफल 0 आया वैसे हम लोग का ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा कि अब बंद हो गया, अब हो जाएगा बंद। ठीक है, क्योंकि आ गया यहाँ पे 0। अब जैसे ही 0 आ गया तो हम लोग HCF निकालते थे लोग, तो क्या बोलते थे कि HCF जो आया है वो हम लोग का आया है 45, यही आंसर लिखते थे लोग। लेकिन हम लोग को यहाँ पे लिखना है, 10th क्लास में आ गए लोग तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे कि एल्गोरिथम लगाएंगे लोग, बताइए जल्दी से। हाँ, यहाँ पे लगाएंगे लोग एल्गोरिथम, प्रमेयिका क्यों नहीं, क्योंकि प्रमेयिका तो एक बार ही लगेगा, एक बार लगेगा तो प्रमेयिका, जबकि यहाँ पे तो कितना बार लग गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड। और क्वेश्चन में भी स्पष्ट दिया रहेगा आप लोग को कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाइए, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे लोग। अब पहले जब चरण लिख रहे हैं ना, पहला कदम लिख रहे हैं तो लिखेंगे चरण 1। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां पे हम लोग जो कंडीशन लिखे थे लोग वो भी लिख देंगे लोग, जहां पे 0 से बड़ा या बराबर होता है R और B से छोटा होता है। ठीक है, तो पहले चरण में हम लोग का क्या है, A की जगह पर कितना है, पहले चरण में A की जगह पर है 225, तो A की जगह पर लिख देंगे 225 बराबर B की जगह पर था कितना 135, तो लिखेंगे 135 गुणा Q की जगह पे कितना है 1 है, तो Q की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस में R, शेषफल कितना आया था, वो आया था 90, तो उसको लिख देंगे लोग 90 को। अब शेषफल 0 नहीं हुआ तो फिर अगला चरण बढ़ेंगे लोग,
अब दूसरे में लिखेंगे चरण 2। अब चरण 2 में क्या होगा, फिर वही, अब क्या बन जाएगा, ये जो 90 है शेषफल जो है वही ना बनेगा, क्या बनेगा, भाजक। और ये जो 135 है वो क्या बन जाएगा, भाज्य। देखो ये जो 135 पहले वाला भाजक है वो अब कहाँ ट्रांसफर हो गया है, भाज्य में। और ये जो 90 शेषफल बना था वो अब कहाँ ट्रांसफर हो गया है, भाजक में। ठीक है, तो ये जो 135 है ये कहाँ चला जाएगा, बीच, यानी कि ए का मान हो जाएगा। तो अब देखते हैं लोग प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसी प्रश्नावली का हम लोगों ने ये पहला प्रश्न अभी ऊपर किया था। ठीक है, अब अभी हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे लोग, यहाँ पर भी HCF बोल रहा है ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो निकालेंगे लोग। तो पहले तो इसको रफ में कर लेंगे, दोनों में पहले हम लोग क्या देखेंगे लोग कि दोनों में छोटा कौन है, इसको हल करते हैं दूसरे प्रश्न को। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। हल में कैसे करेंगे लोग, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे लोग। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 196 जो है वो क्या है, छोटा है 38,220 से। ठीक है, इसलिए हम लोग को मालूम है, हम लोग ए किसको लेंगे लोग, जो बड़ा होगा उसको ए लेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 38,220 तथा बी हम लोग किसको लेंगे लोग, तो जो छोटा होगा उसको हम लोग बी लेंगे लोग। तो बी हो जाएगा 196। जैसे हम लोग भाग करते हैं लोग, जब 3 से 5 में भाग करते हैं तो ये 5 को ही ना हम लोग भाज्य बोलते हैं, यानी कि ए, और इस 3 को हम लोग भाजक बोलते हैं, यानी कि बी। तो जब भाजक छोटा होगा तभी तो भाग लग पाएगा ना, तो वहीं छोटे वाले को हम लोग बी ले लेंगे लोग और बड़े वाले को हम लोग ए ले लेंगे लोग। ठीक है, अब कहीं रफ में हम लोग क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, 196 से भाग कर देंगे किसमें, 38,220 में भाग करेंगे। उसके पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है किसका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को क्या मालूम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, यहीं पे लिख लीजिएगा लोग। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो बस अब वहीं पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे तो देखते हैं। अब इसके लिए तो हम लोग को पहले भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भाग कर लेते हैं। 196 से इसमें भाग करना है, तो क्या बताया है, 3 अंक है तो 3 अंक यहाँ पे लेंगे लोग, 3 अंक ले लिए लोग। अब 196 का हम लोग को पढ़ा नहीं याद है, तो 1 अंक यहाँ से भूल गए, 6 को भूल गए, तो यहाँ से 2 को भूल गए। अब यहाँ 19 और यहाँ 38 तो याद है पढ़ा, तो 19 दूनी 38, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे लोग, पहले गुणा करके देख लेंगे लोग, 196 में 2 से गुणा करके देख लेंगे। तो 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19 का 9, हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3, 392 आ रहा है। तो क्या 392 यहाँ पे आ सकता है, नहीं, ये बड़ा हो जा रहा है। तो 2 बार में तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो मतलब 1 बार में जाएंगे लोग, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, और 1 बार में 196 बार कितना होगा, 196 कम 196 ही होगा। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटेगा तो आएगा 6, यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा 9 जाएगा तो बच जाएगा, 7 में से तो 9 जाएगा ही नहीं, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये हासिल दे देगा, तो ये बन जाएगा 17, 17 में से ये बन जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 9 8 17। अब यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 186 बच गया। अच्छा, अभी भी यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, तो इसको उतारेंगे लोग पहले, तो यहाँ पे 2 उतार लिए लोग। अब ये कितने बार में जाएगा, फिर वही काम करेंगे, 1 अंक यहाँ से भूल जाएंगे 6 को, तो 1 अंक यहाँ से भूल जाएंगे 2 को, तो 186 और 19, तो 19 के पढ़े में 186 आता है क्या, 186 तो नहीं आता है, लेकिन उसके पहले कोई आता है क्या, तेज जल्दी से। 19 के पहाड़ा में देखिए लोग, तो यहाँ पे 186 तो नहीं आता है, लेकिन उसके पहले 171 आता है 19 से 9 बार में। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे लोग, 196 में पहले 9 से गुणा करके देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। तो 9 6 54 का 4 आ जाएगा, हासिल बच जाएगा 5, 9 9 81, 5 86 हो जाएगा, 86 का हो जाएगा 6, हासिल बच जाएगा 8। ठीक है, और फिर 9 एकम 9 और 9 8 क्या हो जाएगा 17, यानी कि 17 64, तो यहाँ पे तो आ जाएगा, तो वही लिख लेंगे लोग। यहाँ कितना बार में आया, 9 बार में। तो 9 6 54 का 4, हासिल 5, 9 9 81, 5 86 का 6, हासिल 8, 9 एकम 9 8 17 हो गया। अब इसको घटाएंगे, तो ये 12 में से 4 घटेगा तो 8, यहाँ पे 5 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेके 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये 7 कट जाएगा, यहाँ 1 कट जाएगा। अभी भी ऊपर से उतारने वाला है 0, तो इसको उतार लिया। अब ये 980 हो गया, तो फिर यहाँ पे 1 अंक भूलेंगे, यहाँ पे 1 अंक भूलेंगे 19, तो 19 25 95 होता है, तो 5 बार में ले जाएंगे। तो
6 पचे 30 का आ जाएगा 0, हासिल बच जाएगा 3, फिर 19 पचे 95 और 3 क्या हो जाएगा 98। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया कटेगा। तो यहां पे देखिएगा हम लोग एक ही चरण में भाग कर दिए हैं, दूसरे चरण में नहीं गए। ठीक है, 6 पचे 30 का 0, हासिल 3, 19 पचे 95 और 3 98, एक ही चरण में भाग हो गया है। क्या नीचे शेषफल कुछ बचा है जिसको हम लोग लेके फिर भाजक बनाए होना है? कुछ नहीं बचा है। तो यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1 में ही क्या लिखेंगे, चरण 1 में हम लोग क्या लिखेंगे लोग, एक कितना बन जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा ए की जगह पर कितना है 38,220 बराबर बी के जगह पर कितना है, यही ना होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर ए का मान लिख दिए बराबर बी के जगह पर कितना है 196, तो यहाँ पे लिख दिए 196 गुणा क्यू की जगह पे कितना आया है, देखो यहाँ पे 195 आया है, तो क्यू की जगह पे 195 प्लस आर के जगह पे कितना आया है, आर के जगह पे तो कुछ नहीं आया यानी कि 0, तो शेषफल आ गया 0। अब हम लोग क्या बोलते हैं लोग, जब शेषफल 0 हो जाता है तो उसी वाले भाजक को तो हम लोग बोलते हैं लोग HCF, उसी को ना बोलते हैं HCF। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहां क्या है शेषफल बराबर 0 है, शेषफल बराबर 0 है, अतः यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा 100, यहां पे लिखेंगे लोग 196 और 38,220 का मौसौ बोले तो मौसौ या HCF बराबर क्या आया है, तो यहाँ का भाजक जो है वही तो हो जाएगा ना, भाजक कितना है 196, तो कितना हो जाएगा 196, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है आप लोग को। ये हम लोग इधर रफ में कर लेंगे लोग, ये हम लोग का रफ वर्क है और ये हम लोग का सफ वर्क है, यानी कि कॉपी में ऐसे बनाएंगे लोग, इस तरीके से इसको लिख के दिखाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं लोग, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ये प्रश्न संख्या 3 है, तो इसका भी फिर वही करेंगे लोग। यहाँ पे क्या लिख देंगे लोग, यहाँ पे लिख दिए पहले हल। अब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे लोग, चूंकि कौन बड़ा है 867 बड़ा है किससे 255 से, इसलिए क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 867 तथा b बराबर क्या हो जाएगा 255। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग करेंगे लोग भाग, रफ वाला काम करेंगे लोग, 255 से भाग कर देंगे 867 में, और यहां पे क्या लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे कंडीशन चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये लिख दिए लोग। कंडीशन में क्या हम लोग पढ़े थे लोग कि जीरोस के बराबर या बड़ा आर का मान या फिर b से छोटा, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे चरण 1। अब चरण 1 में हम लोग को a का मान क्या है 867 है, तो यहाँ पे लिख दिए 867 बराबर b का मान 255 है, तो लिख दिए 255 गुणा में अब q और r का मान नहीं मालूम है तो निकालेंगे यहाँ से 255 3 अंक ले लिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 55, तो यहाँ पे तो नहीं याद है तो 1 अंक भूलेंगे, तो इधर भी 1 अंक भूलेंगे, बच गया 25, इधर बच गया 86, 25 का भी नहीं याद है तो 1 अंक और भूल जाओ, तो इधर भी 1 अंक भूल जाओ, बच गया 2, इधर बच गया 8, तो 2 चौको 8 4 बार में जा रहा है, तो पहले गुणा करके देख लो, यानी कि पहले 255 का 4 से गुणा करके देखो कि ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो 4 पचे 20 का 0 हासिल 2, 4 पचे 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 20 आ जा रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है, तो मतलब 4 बार में तो नहीं जाएगा, तो उससे 1 कम कर लो 3 कर लो, तो 3 से आसानी से चला जाएगा। तो 5 तिहाई 15 का 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, फिर 5 तिहाई 15 1 16 का 6 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, फिर 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा 765। अब घटा लो इसको, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 6 बन जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे शेषफल बच गया 102, शेषफल 102 बच गया। तो पहले चरण में तो इतना काम हुआ, अब तो ऊपर से कुछ उतरने वाला है नहीं, तो पहले चरण तो खत्म हो गया यहाँ तक।
तो पहले चरण में जो आया है उसको लिख लेंगे लोग। यहाँ पे आ गया Q की जगह पे 3 प्लस में शेषफल की जगह पे आ गया 102। ठीक है, अब शुरू करेंगे लोग चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं लोग, जो यहाँ पे भाजक था वो अब बन जाएगा भाज्य, यानी कि 255 बराबर जो यहाँ पे शेषफल था वो बन जाएगा भाजक, यानी कि 102, और तब गुणा में। यही ना करेंगे लोग, अब HCF निकालेंगे लोग, तो इसी को ना करेंगे लोग, इसको ऐसे घुमाएंगे लोग, फिर यहाँ पे जो 255 है उसको यहाँ पे लाएंगे लोग, और इसमें अब भाग करेंगे लोग। तो 102 255, 102 दूनी 204 हो जाएगा, मतलब कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो इधर आ जाएगा 204। अब इसको घटाएंगे लोग तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, ये 5 का 5, और ये पूरा कट जाएगा। दूसरा चरण भी यहाँ पे खत्म। तो मतलब अब दूसरे चरण में यहाँ पे कितना आ गया, b का मान तो 102 है, q का मान कितना आ गया, भागफल 2 आया, प्लस में शेषफल कितना बच गया 51, अभी भी शेषफल बचा है। तो अब फिर चरण नंबर क्या आ जाएगा, चरण संख्या आ जाएगा 3। तो तीसरे चरण के लिए ये जो यहाँ पे बचा हुआ है ये हो जाएगा हम लोग का भाज्य, मालूम है आप लोग को, 102 बराबर जो शेषफल बचता है वो हो जाएगा भाजक 51। अब गुणा में अभी इसका निकालेंगे लोग, तो निकालते हैं, फिर यहाँ से क्या करेंगे लोग, 51 से भाग करेंगे ना, जो शेषफल बचा है उससे भाग करेंगे किसमें, जो पहले वाला भाजक था यानी कि 102। अब कितना हो जाएगा, 51 दूना 102, और ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से ये तीसरा चरण खत्म हुआ। तो यहाँ पे ये कितना आया है, तो 2 आया है, तो यहाँ पे लिख दिए 2, प्लस में शेषफल में कुछ नहीं आया है तो 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो यहीं तक ये चरण क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल, क्या लिखेंगे लोग, शेषफल बराबर क्या है 0, अतः क्या लिख लेंगे लोग, 867 और 255 का HCF बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भाजक कितना है, देखो ये 51 है, 51 के पास ना शेषफल 0 हुआ है, ये 51 ना 0 हुआ है, तो इसी को हम लोग HCF बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे HCF बराबर क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, अच्छा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, HCF ब्रैकेट में 867, 255 ब्रैकेट बंद बराबर 51। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही तरीका होगा बनाने का प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न के लिए आप लोग को 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक का मिल सकता है। ठीक है, ये आया समझ में। अच्छा अब देखिएगा, इसी के बेस पे, इसी के आधारित, ठीक है, अगला जो मतलब तीसरा प्रश्न है, इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न, वो भी देख लेते हैं लोग। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक आर्मी ग्रुप में टोटल 616 क्या है सदस्य हैं, यानी कि 616 आर्मी लोग हैं। ठीक है, उनको क्या करना है कि एक बाजा बजाने वाले, यानी कि बैंड पार्टी वाले, बैंड वाले आर्मी में बैंड वाले भी होते हैं, तो उस बैंड बजाने वालों में टोटल 32 आदमी है, और इन्हीं 32 आदमी के पीछे उन लोग को चलना है। 616 आदमी को 32 आदमी के पीछे चलना है। ठीक है, तो अब हम लोग से यही पूछ रहा है कि वैसे कितने स्तंभों में मार्च करना है। मतलब यहां पे बोल रहा है, देखिएगा, समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब समान संख्या वाले, जैसे यहां पे अगर ये हम लोग समझ ले लो कि ये 32 लोग हैं, तो इनके पीछे 216 लोग, 616 लोग कुछ इस तरीके से लगेंगे कि अगर इस एक लाइन में 5 बंदा खड़ा है तो इस लाइन में भी 5, इस लाइन में भी 5, इस लाइन में भी 5, इस लाइन में भी 5। अगर एक लाइन में 10 बंदा खड़ा है तो सब में 10-10, एक लाइन में 20 बंदा खड़ा है तो सब में 20-20, और इन 32 के पीछे खड़ा है। ठीक है, तो वही हम लोग से पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। देखिए, 616 सदस्य हैं, इमेजिन कीजिएगा लोग, आप लोग 616 लोग हैं, फिर उनके आगे 32 लोग हैं, 32 लोग अलग 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 ऐसे खड़े हुए हैं। इन 32 लोग में से प्रत्येक के पीछे एक एक लाइन बनाना है, और लाइन में टोटल कौन से लोग रहेंगे, यही 616 में से ही लोग रहेंगे। लेकिन कंडीशन बस एक ही है कि अगर एक लाइन में 8 लोग आ गया ना तो सब में 8-8 आना चाहिए।
अगर एक में 16 आ गया ना तो सब में 16-16 बंदे आने चाहिए, और किसी में कम या बेसी नहीं होना चाहिए, और 600 ये जो 16 है वो 616 का 16 इस लाइन में लग जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई सब में 16-16 लगा दिए, यहां तक लगा दिए 16, तो पता चला 2 लाइन में लगाने के लिए बंदे ही नहीं बचे, या फिर ऐसा पता चला कि सब में 16-16 लगा दिए फिर भी 10 बंदे बच गए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन फील हो पा रहा है कि 32 लोग इधर आगे खड़े हैं, फिर उनके आगे 616 लोगों को ऐसे खड़ा करना है कि सब लाइन में बराबर लोग खड़े हों, ठीक है। तो अब इसके लिए बोल रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि ये जो लाइन लगेगा, ये जो लाइन है वो कितने लाइन लगेंगे, यानी कि ये जो देखो ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 4 लाइन, ठीक है। ऐसे बोल रहा है वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, कितने स्तंभ बनेंगे, ऐसे कितने लाइन बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ही बोल देगा किसी क्वेश्चन में अधिकतम ना, तो सीधे सिंपल करना है, उनका निकाल देना है मॉसो, HCF निकाल देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम यानी कि मॉसो का मतलब ये होता है महत्तम समापवर्तक, तो मॉसो निकालना है। तो मॉसो किसका इसका निकालना है, 616 और 32 का। तो पहले यहां पे लिखेंगे लोग, यहां पे लिख देंगे हल। अब हल में हम लोग क्या लिखेंगे लोग, देखिए बोल रहा है यहां पे स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो इसी लाइन को उठा के लिखेंगे, लिखेंगे स्तंभों की, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या, ठीक है, बराबर क्या होगा, हमको मालूम चला कि इसका क्या निकालना है, अधिकतम बोल रहा है तो इसका HCF निकालना है, तो बराबर HCF किसका, 616 और 32 का, यही होगा। तो बस अब निकाल लेते हैं लोग। तो कैसे निकालेंगे लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहां पे अब लिखेंगे यूक्लिड, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे लोग हम लोग, क्या होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या होगा, तो A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। तो अब यहां पे लिख लेंगे लोग, यहां पे क्या लिखेंगे लोग, यहां पे लिखेंगे लोग इधर, चूंकि 616 बड़ा है 32 से, ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा, A बराबर 616 और B बराबर क्या हो जाएगा 32। तो बस अब बना लीजिए यहां पे चरण 1, चरण 1 में क्या हो जाएगा, ले लेंगे लोग 616 पहले आएगा, चरण 1 में 616 बराबर क्या हो जाएगा 32 गुणा में, अब HCF निकालिए इसका वही भाग करके, तो 32 से भाग कर देंगे 616 में, तो ये तो 32 दूनी तो 64 हो जाएगा, तो 32 एकम एक बार में ही जाएगा, तो ये आ गया 32, घटाए तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ पे बच गया 5 में से 3 जाएगा तो 2, और फिर इसको उतार देंगे तो 96 आ जाएगा। फिर 32 में अब 96, तो एक अंक भूल गए तो यहाँ पे 2, एक अंक भूल गए तो यहाँ पे 29, अब 3 और 29, तो 3 9 27 होता है, तो 9 बार में गुणा करके देख लेते हैं लोग। तो 32 से 9 बार में गुणा करेंगे तो ये तो 9 दूना 18 का 88, 1 9 तरीके 27, 1 28, 288 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बार में ये चलेंगे तो ये हो जाएगा 288। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे 8 बचा तो ये 8 8 8 8 पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब जाके यहाँ पे शेषफल 8 बच रहा है, क्योंकि अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है। तो अब फिर ये जो शेषफल है उसको फिर ऐसे बनाएंगे लोग भाजक, और फिर यहाँ 32 लगाएंगे लोग, तो ये अब कितने बार में जाएगा, 8 चौको 32 जा रहा है, तो मतलब ये कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो ये कितना बार में बन रहा है, तो एक चरण, पहला चरण तो ये आया यहां तक, फिर दूसरा चरण यहां से शुरू हो गया तो चरण 2 तक जा रहा है। तो पहले चरण में ये भाजक 32 भाज्य 616 और भागफल 19 आया है, तो भागफल की जगह पे यहाँ लिख लिए 19, प्लस में होता है शेषफल, और शेषफल की जगह पे कितना आया है, शेषफल में आया है 8, तो शेषफल में लिख लिए 8। अब चूंकि अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ तो इसलिए चरण 2 में चले गए थे लोग। चरण 2 में हम लोग को क्या मिला है, क्या बताए हैं कि यहाँ पे ये वाला जो है ये बन जाएगा भाज्य, यानी कि ये आ गया इधर 32, एक कदम इधर पीछे खसक गया, बराबर ये जो 8 है शेषफल है वो आ जाएगा भाजक में, यानी कि यहाँ पे 8 आ गया गुणा में। अब इधर देखिए तो भागफल कितना बना था, भागफल आया था 4 और शेषफल आया था 0, तो यहाँ पे भागफल आएगा 4 प्लस में शेषफल आ जाएगा 0,
अब जैसे ही यहाँ पे शेषफल 0 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर क्या 0, अतः क्या हो जाएगा 616, यहाँ पे लिख लेते हैं लोग HC, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः HCF ब्रैकेट में 616, 32 क्या आएगा 8। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग क्या लिख लेंगे लोग, इसलिए अधिकतम, देखिए यहाँ पे बोले थे लोग स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या माने थे लोग, स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF माने थे लोग, तो बस वहीं आ गया, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 स्तंभ, 8 स्तंभ, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इतना होगा आंसर, ये सब बाकी इधर तो सबका सब ये रफ है। ठीक है, ये हम लोग का सब हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके आधार पे बनने वाले ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। इसी के आधार पे एक तरह के और भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर अगर हम किसी भी संख्या को सजा रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे इन सभी संख्याओं को लिखे हैं, तो ये हम लोग को पता करना होता है कि ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्या है, विषम संख्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, क्या है कि धनात्मक सम है कि धनात्मक विषम है। तो वो सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे लोग। ठीक है, और वो लेक्चर इस प्रश्नावली का लास्ट लेक्चर होगा। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं आप लोग के, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। ये तीनों प्रश्न एकदम सेम टू सेम एक जैसे हैं, तो इसलिए उसके लिए एक अलग से लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बिंदास रहिए, झकास रहिए, लाजवाब रहिए। आप सभी लोगों का यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।